तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोला ना, सिखा दूंगा ना मैं। जब आ ही नहीं रहा तो भी सिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले हम लोग इसमें कुछ टर्म्स उनके बारे में बात करेंगे, जैसे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ये एक ऐसे मोशन है जिसमें बॉडी की जो मोशन, यानी बॉडी क्या करती है, अपनी मोशन को रिपीट करती है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, यानी फिक्स्ड इंटरवल के बाद में। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, पहला पॉइंट तो ये कि मोशन ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट repeats itself after a regular time interval. Motion of a body or object repeats itself after a regular time interval. Second point इसमें force may or may not along the force may or may not along the path of the motion of the object. और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि ये चैप्टर अलग से क्यों रखा गया है। पहली बात तो ये है कि ये अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। आप देखोगे, ये तो देखा जाए तो एनएलएम का ही पार्ट है, मालूम है, उससे अलग था ही नहीं है। तो फिर इस चैप्टर को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका जो मेन कारण है वो यही है कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। ये मेन रीजन है, इसलिए इस टॉपिक को अलग से पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि इस मोशन में आप देखोगे, एसएचएम में भी देखोगे कि एक फिक्स पॉइंट है, उसकी तरफ ही फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। लिख लो ये पॉइंट। लिख लिया। सर एक अब जैसे सेकंड। एग्जाम यस सर, लिख लिया।
अब जैसे एग्जांपल्स हैं, अर्थ revolves अराउंड सन, है ना। सन के चारों ओर ये एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। सन के चारों अर्थ जो है एलिप्टिकल पाथ में, तो ये इसके दो फोकस हैं और यहाँ कहीं सन है एक फोकस पर, और अर्थ जो है ये ऐसे जा रही है, तो इसको फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये जब यहाँ होगी इसकी वेलोसिटी इधर है, इसको फोर्स इधर लग रहा है। ये यहाँ होगी तो इसका वेलोसिटी इधर है, इसको फोर्स इधर है। ये यहाँ अगर अर्थ होगी तो इसको फोर्स इधर लग रहा है। अगर यहाँ है तो इसको फोर्स इधर लग रहा है, तो फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स जो है ये इसके पाथ के अलोंग नहीं है। तो ये इसकी जो मोशन होती है क्या होती है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि 365 डेज के बाद में वापस मोशन रिपीट कर रही है। दूसरा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जब आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हो तो यहाँ भी ऐसा ही है। ये मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसका ब्लॉक का मास है में स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो आपको मालूम है कि ये इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट है, x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ऑसिलेट करता है। तो जब ये ब्लॉक यहाँ होगा तो ये आपको मालूम है कि इसको फोर्स इधर लग रहा होगा, तो फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स लग रहा है। जब यही ब्लॉक अगर इधर होगा तो इसको फोर्स इधर लग रहा होगा, है कि नहीं। मान लो अगर ये x है तो kx फोर्स उधर होगा, और अगर ये भी मान लो x है तो इसको kx फोर्स इधर लग रहा होगा फिक्स पॉइंट की तरफ। तो इसकी मोशन भी क्या होगी, पीरियोडिक मोशन होगी। ये लिख लो। मैं बाकी लोगों ने लिख लिया। Yes. एक और एग्जांपल जैसे सिंपल पेंडुलम। इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, अभी यार क्या है, पढ़ के आए हो फिर यार तुम लोग, सब बता रखे हैं ना पहले भी, वर्क पावर एनर्जी में तो पढ़ाया था।
भाई रिवाइज कर लो पीछे वाले टॉपिक्स भी सारे। आगे की तो दिख रही है कि सर एसएचएम नहीं पढ़ाया है, पीछे के टॉपिक का था पता ही नहीं है। लिख लिया? ये पहली बार बताया है क्या मैंने? वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था, एसएचएम में उसमें पढ़ाया था। अब तो एग्जाम भी हो गया तुम लोगों का यार। अब तो दिखते हैं, मतलब तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ ईपी मतलब ये, मतलब जो भी मैं लिखा है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सब दिखते हैं। अब तो सब दिखना चाहिए आपको। अब ये नहीं कि अब सर हर चीज पढ़ाएंगे तो समझेंगे हम लोग, अब सब दिखना है भाई। पुरानी चीजों को वापस बता रहा हूँ, तो वो तो अब आपको समझना पड़ेगा ना। अब नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल, जैसे कि हर एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। तो इसमें भी ऐसा ही है। ये अगर ऑसिलेट करेगा, मान लो थीटा नॉट है, तो ये भी थीटा नॉट है। एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये आएगा। ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। लिख लिया? Yes. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, तो हर एक जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है। एवरी oscillatory motion is periodic motion, but every
periodic motion but every periodic motion need not be oscillatory. अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी हम लोग ऑसिलेटरी मोशन की बात करेंगे या वाइब्रेटरी मोशन की बात करेंगे, बॉडी और ऑब्जेक्ट हैज टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point. Object has to and fro motion about a fixed point. ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में ये होना जरूरी है, हैज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये पीरियोडिक हो सकता है, मतलब पीरियोडिक होगा ही होगा, लेकिन ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेटरी तो है ही है, तो ये पीरियोडिक तो होगा ही। लेकिन पीरियोडिक मोशन की अगर मैं बात करूं, जैसे सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन थोड़ी कर रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में या जैसे सिंपल पेंडुलम में, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना। तो इसका जैसे मैं बात करूं, जैसे सिंपल पेंडुलम है या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये पीरियोडिक मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन है ना। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ऑसिलेशन ऑफ, इसलिए तो ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन नहीं। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, oscillation of simple pendulum, ये ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल है या वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल है। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस होता है एसएचएम। ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस होता है क्या बोलते हैं, एसएचएम, है ना। ये लिख लो पहले। नेक्स्ट हमारे पास में अब यहाँ जो सिंपल तो हम लोग यहाँ एसएचएम की जो बात करते हैं, तो दो तरह की एसएचएम की बात करते हैं। एक होगी लीनियर एसएचएम, जिसका एग्जांपल है ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक होती है एंगुलर एसएचएम, जिसका एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। और भी हैं एग्जांपल इसके,
एंगुलर एसिजम के, जैसे टॉर्जनल पेंडुलम की बात करेंगे, है ना, कंपाउंड पेंडुलम की बात करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल समझने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर एसिजम को लेकर। तो पहला पॉइंट, इट इज द स्पेशल केस ऑफ it is the special case of oscillatory motion. It is the special case of oscillatory motion. इसका मतलब हुआ कि फिक्स पॉइंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे तो मैंने बोल ही दिया, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। फिर भी मैं एक एक करके पॉइंट सारे लिखवा देता हूँ। ऑब्जेक्ट oscillate about a fixed point. Object has fixed extreme points. Object has fixed extreme points. फोर्थ और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the acceleration of the object is directly proportional to the acceleration of the object is directly proportional to the displacement. ये लिख लो, पहले फिर लिखवाता हूँ मैं। लिख लिया? Yes, sir. तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर लो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। The acceleration of the object is directly proportional to the displacement of the object. Directly proportional to the negative of the displacement. Negative, यहाँ लिख दो आप। The acceleration of the object is directly proportional to the negative of the displacement from the equilibrium point. मतलब क्या है?
मतलब ये है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, जो कि माइनस एक्स मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं उसके अपोजिट एक तरह से एक्सेलरेशन है, यानी फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, तभी तो नेगेटिव आ रहा है वो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये ध्यान रखना है। The acceleration of the object is directly proportional to the negative of the displacement from the equilibrium position, या मीन पोजीशन भी उसको बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या बोला था, जहां फोर्स जीरो होगा, या मीन पोजीशन मतलब जहां फोर्स जीरो है। ओके, तो A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है सब बताएंगे आगे चल के, इसको यहाँ बोलते हैं, यानी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लिया वो ओमेगा स्क्वायर है, और इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इक्वल टू हम लोग लेते हैं 2 पाई एफ। क्या लेते हैं, 2 पाई एफ। या एफ को क्या बोलते हैं, अच्छा इसको हम लोग ये भी लिखते हैं 2 पाई/कैपिटल T, जहाँ एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, टाइम पीरियड। टी क्या है, टाइम पीरियड। तो यहाँ सबसे सिंपलेस्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में है, सबसे सिंपलेस्ट एसएचएम का एग्जांपल है, पहले उसी को समझेंगे। ठीक है, लिख लिया। तो इसमें दो केस लेंगे हम लोग। तो पहला केस ये है कि जो मेन पोजीशन है वही ओरिजिन भी है, तो मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, मेन पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। और आपको मालूम है इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहाँ नेट फोर्स जीरो होगा। तो मेन पोजीशन एंड origin both are at same point। तो यहाँ इस तरह से दिया ये ब्लॉक है यहाँ, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है।
और यहाँ नेट पर भी स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ इसकी कितनी है, एल नॉट इसकी नेचुरल लेंथ है। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यही मैं x इक्वल टू 0 भी ले रहा हूँ, ओरिजिन यही, और इसका ये राइट एक्सट्रीम है, या वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, और ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम है, या माइनस है, x इक्वल टू माइनस है, और वेलोसिटी क्या है यहाँ 0 है। ओके, अब यहाँ ऐसा समझना है, जैसे आप अर्थ को देखा है आपने पहली बार जब आपने ये अनुभव किया, तो पहले तो ये अनुभव क्या था कि सन क्या कर रहा है, अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है। आपको थोड़ी मालूम था, जब पहली बार आपने देखा तो आपको तो ये लग रहा है कि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है सन, है ना, यही मालूम था। सिंपल सी बात, आपका ऑब्जर्वेशन तो यही था, लेकिन एक्चुअल कहानी तो कुछ और थी। तो एक्चुअल कहानी तो अब आपको पता चल गया कि सन तो रेस्ट पर है, इस सोलर सिस्टम की बात करें तो सन को हम लोग अगर रेस्ट पे माने, वैसे सन भी मूव कर रहा है, लेकिन सन इस अर्थ के लिए देखा जाए तो सन क्या है, रेस्ट पर है, तो उसके चारों अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ना। उसके चारों अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अब रिवॉल्व कर रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जब देखा तभी रिवॉल्व करना शुरू किया, हजारों लाखों करोड़ों सालों पहले की बात है, तो है ना, किसी को कुछ नहीं पता, सब सब ऐसे अंदाजे में मार रहे हैं कब हम आए होंगे कब नहीं आएंगे, किसी को नहीं पता हम कब आए थे। तो जब अर्थ बना है, अर्थ तो तब से घूम रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम से घूम रहा है, इनफाइनाइट टाइम तो घूमता रहेगा, ये मानते हो। पहले अर्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रहा था, कर रहा है, करता रहेगा, हम मर जाएंगे तब भी करता रहेगा, ये मानते हो, है ना। ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि अब वो अगर अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है जो कि इनफाइनाइट टाइम के लिए है, तो यहाँ भी ऐसा समझो कि अर्थ जब बना था तभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी मान लो भगवान ने दे दिया है, या नेचर ने हमें दे दिया था, और ये भी ऑसिलेट कर रहा था मान लो, तब से ऑसिलेट कर रहा है, और एक रूम के अंदर रखा हुआ था मान लो है, तो तब से ऑसिलेट कर रहा है, तब से कर रहा था, कर रहा है, और करता रहेगा। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा। तो पहले अर्थ को समझ के इसको भी समझ लो। इसका कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जैसे अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, वैसे ये क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन इन दोनों पॉइंट के बीच में, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम से कर रहा था और अभी भी कर ही रहा है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। क्लियर है। अब तो यही है कि हमें इसकी मोशन के बारे में बात करना है कि t इक्वल टू 0 आप कहाँ चूज करते हो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टाइम से ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ही ऐसे करता जा रहा है, तो कंटिन्यूसली। बात समझ में आ रही है, ऐसे कंटिन्यूसली ये ऑसिलेट कर रहा है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मान लो जब ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ आ रहा था, तो मैंने जब यहाँ से यहाँ आया था और यहाँ से उसके बाद इधर जा रहा था, तो मैंने यही t इक्वल टू 0 मान लिया, मैंने मान लिया कि ये इधर की तरफ जा रहा था, है ना, ये इधर की तरफ जा रहा था, इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया v नॉट है। अब v नॉट क्यों माना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ तो फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये पहले बात कर चुके हम लोग। तो मैंने v नॉट मान लिया, और इसी को मैंने t इक्वल टू 0 पे मान लिया, क्योंकि t इक्वल टू 0 डिसाइड करेगा कि इसमें फेज क्या होगा, बताएंगे आपको अभी फेज और सब के बारे में। तो t इक्वल टू 0 मैंने यहाँ चूज कर लिया, क्योंकि जब मैं t इक्वल टू 0 यहाँ चूज करूंगा तो फिर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर t इक्वल टू 0 जब मैं यहाँ चूज करूंगा तो क्या होगा, या जब ये इधर जा रहा होगा t इक्वल टू 0 जब चूज करूंगा तो क्या होगा, ये सब मैटर करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये t इक्वल टू 0 पर जब मैंने इसको देखा तो ये किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा था, मतलब ये यहाँ था तो इधर जा रहा था, उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है भाई। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, तो किसी टाइम t बाद मान लो ये यहाँ कहीं पहुंच गया, किसी टाइम t बाद अगर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v है, और ये यहाँ से डिस्टेंस मैंने मान लिया कि x है। ठीक है।
तो अब यहाँ देखो, आप देख रहे हो कि आपको मैंने पहले बोला था जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन माना जाता है। तो इसको फोर्स इधर कितना लग रहा है, लेकिन के एक्स लग रहा है। तो आप क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू एम ए लिखोगे, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस के एक्स हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूं मैं, यस और नो? Yes, sir. है ना, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। ऐसा लिखा जा सकता है। ये लिख लो पहले, फिर बात करते हैं आगे की। लिख लिया सबने? Yes, sir. अब ये इक्वल है ना, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ देखो मैं, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बाई एम एक्स। और अगर मैं यहाँ लिखूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका मतलब यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के बाई एम आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, के बाई एम का स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर है? तो इस केस में मैंने ओमेगा स्क्वायर ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आप के बाई एम भी रहने दो, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो दरअसल वो रूट में आ ही जाता है, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ए को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, ए को लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स, याद आ रहा है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो वी डी वी, इसको इंडिकेट करेंगे तो खास का इंडिकेट जीरो से वी, और इसको इंडिकेट करेंगे जीरो टू एक्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर वी जीरो नहीं, सॉरी गलत गलत कर दिया, वी नॉट है कि नहीं, देखो आप, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर देखो यहाँ पे, है ना, इस जगह पर देखो आप, है कि नहीं, ये जगह पर एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जब जीरो होती है तो इसका इंडिकेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा वी स्क्वायर बाई टू लिमिट वी नॉट टू वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी ये dx भी तो आएगा नहीं, तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये लिख लो पहले।
अब यहाँ देखो हमारे पास में v इक्वल टू आ गया v नॉट का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखो आप, एट x इक्वल टू a, जब x इक्वल टू a पे पहुंचेगा तो v क्या हो रहा है, देखो वहां 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इस एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, वो इस एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो 0 हो रही है। हाँ भाई, समझ में आ रही बात? यस सर। तो इसका मतलब क्या लिखोगे अब आप यहाँ, लिखोगे 0 इक्वल टू v नॉट का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखोगे। इसका मतलब v नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा है, और ये क्या है एक्चुअली, ये v मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कि कहाँ होगी, मीन पोजीशन, यानी ये मैक्सिमम स्पीड है जो कि मीन पोजीशन पर होगी। तो अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या लिखोगे, v इक्वल टू v नॉट को क्या लिख सकते हो वहाँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। यानी और v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको, ये तो इक्वेशन आ गई, तो याद रखना है इक्वेशन काम आएगी अपने, बड़े काम की इक्वेशन नहीं है। इसको और मॉडिफाई करते हैं, देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया है वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये क्या है देखो, ये इक्वेशन एक्स और वी की बात करें, या मोमेंटम में अगर मैं लेके जाता हूँ या वेलोसिटी में लेके जाता हूँ, इसी की बात करूँ, तो ये होती है इलिप्स की इक्वेशन है, मालूम है, Yes, sir. इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये लिख लो पहले, इसका अगर आप ही बता देता हूँ मैं आपको ये, तो मालूम है इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये v और ये x है,
तो ये क्या है हमारे पास में, ये ए है और ये क्या है हमारे पास में, ओमेगा इंटू ए है। आई बात सुन में, बना लो एक ग्राफ भी। एक मिनट फिर से बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ भी अगर आप कहो कि इफ ओमेगा ए इक्वल टू अगर ए है, तो उस केस में आप देखो कि ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड आ रहा है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, देखो ये सर्कल बन जाएगा। उस केस में सर्कल मिल जाएगा आपको। लिख लिया? Yes, sir, लिख लो। अब इसी इक्वेशन में देखो आप, अगर मैं ऊपर नीचे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये एम वी का होल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया देखो, ये आ गया एक तरह से पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ भी अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा मिलेगा देखो, तो ये P और ये X, तो ये क्या हमारे पास में A और ये क्या हमारे पास में M ओमेगा A।
ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। और अगर सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ एम लिखो आप, तो एम ओमेगा ए इक्वल टू ए, तो एम ओमेगा इक्वल टू 1 आ जाएगी, है ना। तो उस केस में ये हो जाएगा हमारे पास में पी, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल हो गए हैं, ये ए और ये एम ओमेगा ए, और एम ओमेगा ए इक्वल टू ए, यानी एम ओमेगा इक्वल टू 1। इस केस में सर्कल मिल जाएगा आपको। लिख लिया ना, ठीक है। Yes, sir. तो सिंस v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx बाई dt लिख सकते हैं, इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो इसको देखो, जब टाइम 0 था तो x क्या था, 0 ही था, ये t है ना, और ये x जनरल उसकी बात करेंगे। तो दरअसल क्या होता है, dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक कांस्टेंट, ये इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई कैपिटल ए, और यहाँ लिमिट लगाएंगे हम लोग 0 टू एक्स, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो लिमिट जब आप लगाओगे तो 0 पे तो क्या 0 ही हो जाएगा है, तो यहाँ लिखोगे, लेकिन साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स 0 जो होता है 0 ही होता है, इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे देखो एक्स बाई ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन ओमेगा टी, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ देखो एक्स यानी जो साइन फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिकल फंक्शन होता है कि नहीं। तो ये इंडिकेट करता है कि एसएचएम कर रहा है, लिख लो इसको।
लिख लिया ना, नहीं सर, ये हमारे लिखा पास है। हम्म। जरूर। अब यहाँ देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास में है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ आपको आता ही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है, क्योंकि अब तो आने लग गया होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो ये x है और ये t है, तो ये a है, ये माइनस a है। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू ओमेगा, क्योंकि पूरा एंगल ऐसे लिखोगे ना आप, a साइन थीटा, है ना। तो थीटा क्या हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू है, पाई बाई टू रखोगे तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है ना। तो ये आ जाएगा ये पाई बाई ओमेगा, ये 3 पाई बाई टू ओमेगा, ये 2 पाई बाई ओमेगा। आप देखो कि यहाँ के बाद ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ से यहाँ आए हम लोग, उसके बाद देखो फिर से रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका ये टाइम पीरियड हो गया ना, है कि नहीं। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, यानी 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू टी। तो यही तो मैं वहां ले रहा था, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या लिया था मैंने, 2 पाई बाई कैपिटल टी लिया था। या इसी को हम लोग 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, जहाँ ठीक है टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड कितना है, ये भी लिखवा देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास में आ गया। और आपको मालूम है कि इस केस में ओमेगा क्या है, तो रूट के बाई एम ए इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। इस केस में टाइम पीरियड क्या गया इसका,
तो हो जाएगा 2π√m/k, ये टाइम पीरियड है। लिख लो इसको। भाई बात सुन मारे यहाँ तक? Yes, sir. उसी तरह अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट करें तो सिंस x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो dx/dt इक्वल टू क्या है यहाँ v, और ये a ओमेगा cos ओमेगा t है ना। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा यहाँ से, क्योंकि ये v है, तो हो जाएगा a ओमेगा माइनस a ओमेगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद ये कितना है, ये π/2 ओमेगा, ये π/ओमेगा, ये 3π/2 ओमेगा, और ये 2π/ओमेगा। इसे फिर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, फिर से ऐसे जाएगा, ये बना लो।
लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. इसी को एक बार डिफरेंशिएट करो. तो सिंस v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t है, तो dv बाई dt ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन. और ये क्या हो गया? माइनस a ओमेगा तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ये a ओमेगा स्क्वायर है और ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर है. तो इसका ग्राफ होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस तरह से. तो पाई बाई 2 ओमेगा, ये पाई बाई ओमेगा, ये 3 पाई बाई 2 ओमेगा, ये 2 पाई बाई ओमेगा. बना लिया? Yes, sir. बनाए. सबने लिख लिया? यहीं से देखो आप, क्योंकि a साइन ओमेगा टी को क्या लिखेंगे? x. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हमारे पास में एनर्जी की बात करते हैं. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की.
नेक्स्ट हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ मैं पहले बात करने जा रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ किस तरह से चेंज कर रही है टाइम के साथ में। तो विथ टाइम फिर हम बात करेंगे स्पेस के साथ, मतलब पोजीशन के साथ कैसे चेंज करेंगे। तो हमें मालूम है कि सिंस x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये हमारे पास में सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है यहाँ। तो ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a, जहाँ वेलोसिटी 0 है। तो ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, उसके करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं हम लोग। तो किसी टाइम t बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसमें एक्सटेंशन कितने का, x का है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसकी वेलोसिटी इधर कितना है, v है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, मालूम होना चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती याद आ रहा है। तो u इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो दरअसल इसका ग्राफ होगा ऐसा, यानी होगा हाफ के ए स्क्वायर और इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्योंकि नेगेटिव तो मिलेगी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, और ये टी है। और ये क्या होगा हमारे पास में, ये पाई बाई 2 ओमेगा, ये होगा पाई बाई ओमेगा, ये होगा 3 पाई बाई ओमेगा, 3 है ना, 3/2। और ये क्या होगा, ये 2 पाई बाई ओमेगा होगा। आप यहाँ देखो ना, रिपीट कहाँ कर रहा है, रिपीट यहीं कर रहा है। देखो कहाँ से रिपीट कर रहा है, देखो ये देखो यहाँ से चला यहाँ, उसके बाद यहाँ से रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड है एक तरह से, वो ये टाइम पीरियड हुआ है इसका। कौन सा वाला, ये जो कि क्या हो गया, तो t/2 हो गया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, मान लो 1/f डैश, तो ये क्या हो जाएगा 1/2f, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास में 2f। ये भी लिख लीजिए। एफ डैश ये फ्रीक्वेंसी नहीं इसकी, टी डैश को 1/f डैश, यानी इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, रिपीट करा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी ना डबल f, 2f क्या हो गई
इसकी फ्रीक्वेंसी होगी पोटेंशियल एनर्जी की, यानी इसका मतलब है कि इस t/2 टाइम बाद ये क्या कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी रिपीट कर रही है अपने आप को। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब यहाँ देखो आप, अब इसकी एवरेज वैल्यू भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि वैसे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक के 0 से π/2 ओमेगा तक, क्योंकि उसके बाद देखो वैसे भी वापस सेम वही रिपीट यहाँ भी कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और है ना, बस इसका देखा जाए तो क्या है, मिरर इमेज ही तो है एक तरह से ये। तो इसको ऐसा करते हैं 0 से t/2, क्योंकि देखो यहाँ क्या करता हूँ मैं आपको, ये मैंने यहाँ जैसे SHM के लिए वापस जाते हैं, मैंने ग्राफ को जो लिखवाया था, तो यहाँ क्या था देखो, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये x=a है, ये x=-a है, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0। तो आप देख रहे हो कि t=0 पर बॉडी यहाँ थी v0 स्पीड से, और यहाँ पहुंचा था, नहीं टाइम कितना लग रहा है इसको, t=t/4 लगेगा। कैसे? क्योंकि ये क्या है, π/2 ओमेगा है ना, देखो आप, है ना। तो यहाँ आने का यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t/4, फिर t/4, है ना, फिर यहाँ से है ना, तो यहाँ से यहाँ आया, तो ये t=0 था, t=t/4, ये यहाँ से यहाँ गया तो t=t/2, और फिर यहाँ गया तो ये 3t/2, और वापस जब आया तो कितने टाइम में वापस आ रहा है, मैंने t=2t में, सॉरी t में ना, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, दरअसल t/4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 3t/4 कैसे हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, t=3t/4 होगा ना, और जब वापस यहाँ पहुंचेगा यही, तो टाइम कितना हो जाएगा, t=T ना, तो फिर से रिपीट करा t टाइम बाद, है कि नहीं। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी एक्चुअली में ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी ऐसे ऑसिलेट करने में लगा रहेगा। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं 0 से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे u एवरेज निकालने के लिए, तो u dt, और इसको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं 0 से t/4 डिवाइडेड बाई 0 से t/4 dt। आप जब इसको इंडिकेट करोगे, क्योंकि u की वैल्यू क्या है यहाँ, हाफ k a स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t/4 डिवाइड बाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास में t/4। लिख लिया क्या? हम्म, अब इसको आप सॉल्व करिएगा। तो वैसे तो मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको बता रखा है ना। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू दरअसल आपने को मिलेगी 1/4 KA²। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी? पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये लिख लो आप। लिख लिया?
सर लिख लिया। अब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ mv²। और हमें मालूम है कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो v इक्वल टू क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हो जाएगा हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हमें ये मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होता है, यानी के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं। तो कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसका भी ग्राफ देखेंगे तो कैसा मिलेगा। तो ये टी है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर है। ये पाई बाई 2 ओमेगा, ये पाई बाई ओमेगा, ये 3 पाई बाई 2 ओमेगा, और ये 2 पाई बाई ओमेगा। ये लिख लो। तो यहाँ भी 0 से पाई बाई 2 के लिए, क्योंकि टी बाई 4 के लिए, क्योंकि टी बाई 4 है, टी बाई 2 है, ये 3 टी बाई 2 है, और ये 3 टी बाई 2 ने 3 पाई, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 टी बाई 4 लिखेंगे। तो यहाँ भी इसकी एवरेज वैल्यू जब आप निकालोगे ना, तो आप देखेगा एवरेज वैल्यू इसकी भी आ जाएगी 1/4 के ए स्क्वायर। लिख लिया। यस सर। उसी तरह अगर मान लो मैं पोजीशन की बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ पोजीशन, तो मतलब क्या है, यहाँ पहले यही समझ लेते हैं। ये मेन पोजीशन है
तो ये जब यहाँ पहुंचा, इस पे स्प्रिंग एनर्जी भी होगी, वेलोसिटी भी होगी। हमें ये मालूम है कि आप देखो कि टोटल जो एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप ऐड करके देखो क्या हो जाएगा। देखो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कितनी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, टाइम इंडिपेंडेंट आ रही है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है ना, यानी वो पोजीशन इंडिपेंडेंट भी होगी। इसका मतलब अगर ये एक्स डिस्टेंस पर हम लोग गए तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, इसके हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास में वो इक्वल टू हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है। लिख लो पहले इसको। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज पोजीशन के साथ में है तो हमें मालूम है कि ये x इक्वल टू ए है और यहाँ x इक्वल टू माइनस ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालेंगे। तो u एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग 0 टू ए डिवाइडेड बाई 0 टू ए डी एक्स। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/k² उसी तरह जब काइनेटिक एनर्जी का आप एवरेज निकालोगे तो मैं मालूम है काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको इंडिकेट करो आप 0 टू ए डिवाइड बाई 0 टू ए डी एक्स। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/3k²। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये एवरेज वैल्यू है, लिख लो इसको। लिख लिया सर। चलिए नोट्स है ना आपके पास में।
Yes, sir. मतलब क्या बोलते हैं, ये शीट है ना इसकी Yes, sir. SSM की। इसमें देखिए अब आप, हमारे पास में जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या दिया आपने को, d2x/dt2 प्लस 4x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कहता फाइंड द टाइम पीरियड बताओ। तो सीधी सी बात, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या, देखो ये a है ना, तो इसको कंपेयर करो किससे? अगर इसको आप कंपेयर करते हो तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो आप देख रहे हो कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा, 4। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, 2। हमें टाइम पीरियड चाहिए तो 2 पाई/t इक्वल टू 2, यानी t इक्वल टू कितना आ गया, पाई सेकंड। तो ये आंसर है। शीट मिला ही नहीं किसी को SHM का। शीट मिला ही नहीं तुम लोगों को, क्या बात कर दी आप लोगों ने यार। हार्ड कॉपी नहीं मिला, हाँ ऑनलाइन है PDF। नहीं नहीं, ऑनलाइन तो है, हार्ड कॉपी क्यों नहीं मिला जो अभी तक? हाँ अभी बीच में नोट्स लेने तो मंगवाए थे आप लोगों के, मतलब ये मटेरियल के लिए तो बुलाया था ना, फिर ये था ही, SHM था ही नहीं उसमें। पता ही नहीं भाई, एक बार चेक कर लो भाई। हार्ड कॉपी भेजूं मैं फिर अभी, मतलब सॉफ्ट कॉपी भेजूं? मेल भेज दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में। चलो आज इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे हम लोग। अभी और भी डिस्कस करना है इसमें, है ना, क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।